परियोजना, ये सभी 20 ऐसी परियोजनाएं थी जिसे समय पे पूरा किया गया और आज हम लोग तमाम अन्य परियोजनाओं को इसके माध्यम से इस बजट में भी उसका प्रावधान, मध्य गंगा नहर परियोजना है और भी अन्य तमाम परियोजनाएं हैं जिसके लिए हम लोग इस बजट में उसका प्रावधान किए हैं। महोदय, 2012 से 17 के बीच प्रदेश के अंदर 94 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया। जो लोग कहते हैं किसानों की आमदनी क्या दुगनी हुई, वे मेरे आंकड़ों को नोट करेंगे और फिर उन आंकड़ों के माध्यम से देखेंगे कि कितना गुना हो रहा है। 94 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया, 12,800 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 12,800 करोड़ यह पैसा किसान के खाते में सीधे नहीं गया, यह पैसा बीच के किसी एजेंट के माध्यम से किसान को मिला होगा। 12,800 करोड़ नहीं मिला होगा। 17 से लेकर के 22 के बीच में हम लोगों ने 219 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया और किसान के खाते में पैसा गया 40,159 करोड़ रुपए का पैसा भुगतान किसान के खाते में किया। महोदय, 12,800 और 40,159 करोड़ डीबीटी के माध्यम से हमने तो पैसा दिया। क्या इसमें कोई अंतर ही नहीं है क्या? 2012 से 17 के बीच में 123 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया। 17,190 करोड़ रुपए धान का मुक्ता भुगतान किया गया, वह भी एजेंट के माध्यम से, सीधे किसान के खाते में नहीं। और 17 से लेकर के 2022 के बीच 280 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया और 50,420 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसान को खाते में किया गया, अन्नदाता किसान के खाते में किया गया। ये कई गुना ज्यादा है। इसी प्रकार से 22-23 में 10,75,303 किसानों से 13,330 किसानों से 64,64,000 मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया, जिसमें 13,192 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में किया गया। और पिछली सरकारों में चीनी मिलें बंद होती थी, पौने पौने दाम पे बेच दी जाती थी, घटतोली होती थी, पर्ची के लिए मारामारी होती थी। महोदय, आज पर्ची के लिए कोई मारामारी नहीं, घटतोली कोई नहीं कर सकता। लेकिन साथ साथ बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्यक्रम जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसको छोड़ दें। बाकी हम लोगों ने क्या, महान किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की चीनी मिल, हमारी सरकार ने उस चीनी मिल को नए सिरे से जोड़ा है। बस्ती में मुंडेरवा की चीनी मिल, जिसको लेकर के तमाम लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, हमारी सरकार ने उस चीनी मिल को फिर से बनाया। आज वो फिर से वहां पर गन्ना पेराई का काम कर रही है। पिपराइच की चीनी मिल फिर से गन्ना पेराई का काम कर रही है। अब तक हम लोग पिछले 6 वर्ष के अंदर, 6 वर्ष पूरे नहीं हुए लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर 1,98,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान करा चुके हैं। और महोदय, गन्ने का दायरा भी बढ़ा है। अगर मैं इस पैसे की तुलना करूं तो समाजवादी पार्टी सरकार और पिछले 7 से लेकर के 17 के बीच 10 वर्षों की सरकारों की तुलना अगर मैं करूं तो ये राशि बढ़कर के 1,02,000 करोड़ रुपए अधिक भुगतान ये है। और अभी जो भुगतान बाकी है तो लगभग 5800 करोड़ यानी 5,800 करोड़ का भुगतान बाकी है, जिस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन महोदय, ये भी है कि आज 119 चीनी मिलें हैं, जिनमें 100 से अधिक चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। इससे पहले ये कभी नहीं हो पाती। प्रदेश के अंदर नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत भी 52 सीवर जो एसटीपी परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, 28 पूर्ण हो चुकी हैं, 17 पर कार्य प्रगति पर है। 7 परियोजनाओं का कार्य बहुत शीघ्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। नमामि गंगे का परिणाम 2019 में प्रयागराज कुंभ भी है। प्रयागराज कुंभ
2019 और प्रयागराज का कुंभ 2013 उदाहरण है सबके सामने। 13 में पूर्ण कुंभ था, 2019 में अर्ध कुंभ था। कुंभ हम लोगों ने कुंभ के रूप में उसकी व्यवस्था की, लेकिन 13 की तुलना में दुगने श्रद्धालु 19 में आए। गंगा विरल और निर्मल थी। स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मॉडल प्रस्तुत किया गया दुनिया के अंदर। हर जो कोई आता था विभूत होता था प्रयागराज आकर के। लेकिन 13 में क्या हुआ? अव्यवस्था थी, अराजकता थी, भ्रष्टाचार था। और उस समय के नगर विकास मंत्री और मुख्यमंत्री जब कुंभ के प्रेजेंटेशन को लेकर के हार्वर्ड विश्वविद्यालय जाना चाहते थे तो पूरा पहुंच भी नहीं पाए। उत्तर प्रदेश को किस प्रकार की शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रदेश के अंदर आज इस बजट में एक और प्रावधान किया गया है। 23-24 में कृषि के निजी नलकूप पर उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में अब तक हम लोगों ने 50% की छूट, अब इसको 100% करने के लिए भी 1500 करोड़ रुपए का व्यवस्था हम लोगों ने बजट में किया। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 30,000 सोलर पंप स्थापित करने का एक लक्ष्य लिया गया, इस पर कार्रवाई चल रही है। एफपीओज के गठन के लिए भी कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और इस नए वित्तीय वर्ष में शहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, कचनौदा बांध और लखेरी बांध को भी पूर्ण करने का हमारा लक्ष्य है, जिस पर हमारा युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। महोदय, फूड प्रोसेसिंग की पॉलिसी के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के अंदर दलहन और तिलहन के जो किसान हैं उनको मिनी किट उपलब्ध निःशुल्क में उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, यह भी व्यवस्था इसमें की गई है। हर कृषि विश्वविद्यालय में हम लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एग्रीटेक स्टार्टअप और इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। और टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला के लिए भी धनराशि की व्यवस्था है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर हनी, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था है। और निराश्रित गोवंश के लिए भी व्यवस्था बजट में की गई है। इसमें रखरखाव पर 750 करोड़ रुपए और यहाँ पे 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पहले से ही 3 योजनाएं इसके लिए हमारी चल रही हैं, जिसमें प्रदेश के अंदर पहली है निराश्रित गोआश्रय स्थल, जिनमें प्रदेश के अंदर 10 लाख से अधिक गोवंश को हम लोग संरक्षित कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। दूसरा है मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। इस योजना के माध्यम से कोई भी किसान निराश्रित गोआश्रय स्थल से 4 गोवंश को अपने घर में अगर देखभाल करता है तो 900 रुपए हर गोवंश का हर महीने राज्य सरकार उसे देगी। 1 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों के पास इस प्रकार की गोवंश हैं। और तीसरा है कुपोषित परिवारों को दी जाने वाली व्यवस्था, जिसमें एक गाय, दूध देने वाली गाय, ब्याई हुई गाय, उन कुपोषित परिवारों को दे रहे हैं। काफी कुपोषित परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें 900 रुपए भी हर महीने हम उन परिवारों को उपलब्ध करवाते हैं। दुग्ध विकास से संबंधित जो नीति है उसके लिए व्यवस्था की गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके लिए व्यवस्था की गई है। निषाद बोर्ड सब्सिडी योजना, इसके लिए व्यवस्था की गई है। और महोदय, जल जीवन मिशन के लिए हमने 22-23 में 19,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। 23-24 में बढ़कर के 21,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने की है। हर घर नल की योजना, हर घर नल। पहले बुंदेलखंड पानी के लिए तरसता था, आज हम हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर लघु सिंचाई के लिए 23-24 में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और भी अन्य क्षेत्रों में तमाम
अन्य कार्य इसके माध्यम से किए जा रहे हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए अब तक हम लोगों ने 22,94,000 हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षित किया है। 23-24 के बजट में हम लोगों ने 277 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य लिया है। 7,426 किलोमीटर की नहर पटरियों को गड्ढा मुक्त, बाढ़ नियंत्रण के लिए 2,803 करोड़, मुख्य सिंचाई की परियोजनाओं के लिए 5,332, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,220 और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी बजट में उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के अंदर नहरी और सरकारी नलकूपों में किसानों को मुख्य पानी यानी पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी 900 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है। नदी में सुधार और कटाव निरोधक अभियान के लिए भी 1,619 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये सभी व्यवस्था एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रभावी बनाने के लिए, इस सेक्टर को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। महोदय, समाज कल्याण के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो समाज कल्याण के लिए भी अनेक प्रावधान इसमें किए गए हैं। 2017 के पहले की रिपोर्ट बताती है कि 25 से 26 हजार करोड़ रुपए कहां खर्च हुए, विभागीय अफसरों ने हिसाब किताब की रिपोर्ट ही नहीं दी। वृद्धावस्था पेंशन यह मात्र पहले जो यहां पर प्रदेश के अंदर 500 रुपए मिलती थी, आज 1,000 रुपए हर उस वृद्धजन को दी जा रही है। और इसमें काफी बड़े पैमाने पर हम उन सभी परिवारों को उपलब्ध करा रहे हैं जो निराश्रित हैं, उन सभी परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें 23-24 में अगर आप देखेंगे कि 17 में इससे पहले यह बजट की जो राशि थी मात्र 1,500 थी, आज ये राशि बढ़कर के 7,248 करोड़ रुपए केवल हम वृद्धावस्था पेंशन के लिए इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए, छात्रवृत्ति के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में 16-17 में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों 21 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी थी इन लोगों ने। जब 2017 में हमारी सरकार आई, उन सभी छात्रों की छात्रवृत्ति अगले वर्ष 17-18 में फिर हम लोगों ने उपलब्ध करवाने का काम किया था। ये लोग जाति की बात करते हैं। और यही नहीं, आज महोदय प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना, कोविड के दौरान जो बच्चे निराश्रित हो गए थे उन बच्चों को भी प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था के साथ जोड़ा गया। 4,000 रुपए प्रति माह की राशि उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है और 18 वर्ष तक के पात्र बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप भी सुविधा उन बच्चों को भी उपलब्ध कराई जा रही है। महिला कल्याण के लिए निराश्रित महिला पेंशन, पहले केवल 17,21,000 महिलाओं को पेंशन की सुविधा मिलती थी। आज महोदय 32,62,000 निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। पहले ये पेंशन की राशि मात्र 500 रुपए थी, आज 1,000 रुपए की राशि उन सभी को उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है। यह इसके लिए भी पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें इस बजट के माध्यम से यहाँ पर कन्या सुमंगला योजना के लिए भी 1,050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से 14,72,000 बेटियां इस योजना से लाभान्वित होंगी। दिव्यांगजन पेंशन योजना, 8 लाख लाभार्थी थे, मात्र 300 रुपए महीने की पेंशन मिलती थी। आज प्रदेश के अंदर 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन है जिन्हें 1,000 रुपए की पेंशन की राशि हम लोग उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं और पर्याप्त धनराशि उन सभी के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य आज इस बजट में किया गया है। महोदय, इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर अन्य सेक्टर में भी कार्य किया जा रहा है और वे सेक्टर अलग अलग सेक्टर में कार्य करने वाले हैं। श्रम सेक्टर है, एमएसएमई का सेक्टर है। एमएसएमई में हमारा जो है 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रही है। ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के साथ साथ, मुझे याद है 2017 में जब प्रदेश में लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारी पार्टी ने तैयार किया था, उसमें संकल्प ये था कि हम परंपरागत उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी एक ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे। वही ठोस कार्य योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की है।
जिसमें उनके प्रोत्साहन के लिए उन्हें न्यू डिजाइन देना, उन्हें नई तकनीक देना, उनके लिए मार्केट उपलब्ध कराना और फिर उन्हें वैश्विक पहचान दिलाना। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने ओडीओपी को वैश्विक पहचान दिला दी। जब दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पाद गिफ्ट किए जाते हैं, उत्तर प्रदेश का हस्तशिल्पी वैश्विक मान्यता प्राप्त करता है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस पे हंसती है, कहती है कि ये ओडीओपी क्या है। हमने कहा समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी ओडीओपी का मतलब तो हर व्यक्ति जानता है कि वह आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का जो संकल्प था उत्तर प्रदेश, उससे तबाही था, देख ही रहा पूरा प्रदेश। लेकिन आज हम जिस दिशा में आगे बढ़े हैं, इसने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में विकसित किया है। 1,56,000 21-22 तक हम 1,56,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट हो सकता है, कल्पना थी, आज ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ा है और हमारी जो एमएसएमई पॉलिसी है वह इस बात की सुविधा देती है 1000 दिनों तक आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। आप अपना उद्योग लगाइए, एनओसी की कार्रवाई होती रहेगी, प्रोडक्शन शुरू होगा, आप इस दौरान अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। 1000 दिनों तक की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य उत्तर प्रदेश ने अपने जितने भी हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनको सुविधा उपलब्ध कराई। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हम अपने परंपरागत जो कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, 16-17 प्रकार की कैटेगरी है, इन्हें ट्रेनिंग देने, ट्रेनिंग के दौरान मानदेय देने और फिर टूल किट उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। आज वह आर्थिक स्वावलंबन की तरफ वह भी अग्रसर हुआ है। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम सेक्टर में इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुए हैं। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। इसमें प्रदेश के अंदर नए आईटी पार्क बनाने की कार्रवाई हो या फिर प्रदेश के अंदर आज प्रदेश इस दिशा में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इस दिशा में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। 3 अत्याधुनिक डाटा सेंटर, इसके लिए इसमें निवेश प्रदेश के अंदर आ रहा है। प्रदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अब तक हम 20 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा चुके हैं और 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में भी की गई है, जिसके माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर आने वाले समय में लगभग कुल मिलाकर के 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर नोएडा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मशीन लर्निंग क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये क्रियाशील है। प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटीएस सेक्टर में भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 45% योगदान उत्तर प्रदेश कर रहा है। भारत के मोबाइल कंपोनेंट के 55% निर्माता उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और भारत के लगभग 26% मोबाइल निर्माता उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हैं और 200 से अधिक जो कंपनियां इस दिशा में कार्य कर रही हैं। राज्य सरकार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग तथा फेब यूनिट के लिए क्लस्टर विकसित कर रही है और इस दिशा में एक अच्छा प्रयास हुआ है। महोदय, प्रदेश के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, नेपाल से जोड़ने वाले बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सबको जोड़ने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी आज यूपी की है। एक्सप्रेस हाईवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने, बुंदेलखंड को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने, पश्चिम उत्तर प्रदेश को मध्य और पश्चिम पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 12 लेन का एक्सप्रेसवे आज यातायात के लिए खुल चुका है और प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर में हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ने के कारण रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। ट्रेन का सबसे बड़ा
नेटवर्क यूपी के पास है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये यूपी से होकर के जाता है। लॉजिस्टिक हब एंड ट्रांसपोर्ट हब की अनेक संभावनाएं यूपी के अंदर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने भारत सरकार के सहयोग से इनलैंड वाटरवे का विकास किया है। हल्दिया से वाराणसी के बीच यह उत्तर प्रदेश के इनबाउंड और आउटबाउंड कार्गो की फैसिलिटी को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। फ्रेट विलेज का निर्माण 100 एकड़ क्षेत्र में काशी के अंदर हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो विजन दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से फिर इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, उसका उदाहरण है। एयर कनेक्टिविटी उड़ान योजना के ने कितना परिवर्तन किया है। पहले केवल 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर आगरा आंशिक रूप से थे। आज 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील है। 11 एयरपोर्ट पे काम चल रहा है। आने वाले समय में अगले 1.5-2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट होंगे, यानी 21 एयरपोर्ट का देश का सबसे बड़ा एयर नेटवर्क से जुड़ा हुआ राज्य होगा उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। ऊर्जा के क्षेत्र में पहले बिजली 4 जनपदों में आती थी, आज सभी 75 जनपदों में बिजली है। 1,21,000 मजदूरों तक बिजली पहुंचाई गई। करोड़ों परिवारों के जीवन में रोशनी लाने के लिए सौभाग्य योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से आज उन्हें बिजली दिखाई दे। उनके घर में बिजली है, लाइट है, रोशनी है, ये सुविधा उन्हें उपलब्ध हो रही है। और बिजली की आपूर्ति को भी कठिन से कठिन समय में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाया है। तमाम क्षेत्रों में नए कार्य हो रहे हैं। रिनोवेशन एनर्जी के लिए कार्य हुए हैं। बायोफ्यूल के क्षेत्र में नए कार्य हुए हैं। आज तो उत्तर प्रदेश इथेनॉल उत्पादन का देश का सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। लोग कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये सब पढ़ना चाहिए। इन लोगों को पढ़ने लिखने का काम नहीं करते, केवल आकर के यहां पे टिप्पणी करते हैं। लेकिन महोदय, उत्तर प्रदेश ने इस सेक्टर में बेहतर काम किया और उत्तर प्रदेश लगातार इस दिशा में अपनी गति को आगे बढ़ाए हुए है। प्रदेश के अंदर मैंने यहां पर पहले कहा कि आज एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। ग्राम्य विकास सेक्टर ने अपनी ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी को जहां बेहतर किया है, वहां साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सचिवालय एक गांव में ही वो सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। गांव के व्यक्ति को ब्लॉक, तहसील या जनपद में न जाना पड़े। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बैंकिंग की सारी सुविधा गांव में उपलब्ध करानी जा रही है। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से हर गांव की महिला स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो, इस दिशा में एक बेहतर प्रयास वहां पर प्रारंभ हुआ है। और मातृभूमि की एक नई योजना, जिसमें कोई भी प्रवासी उत्तर प्रदेश वासी अगर अपने किसी पूर्वज के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर वह निवेश करना चाहता है या उनके नाम पर कोई एक भवन बनाना चाहता है, कन्वेंशन सेंटर बनाना चाहता है या कोई बनाना चाहता है, तो हम लोगों ने व्यवस्था करने जा रहे हैं कि 60% पैसा वो देगा, 40% राज्य सरकार देगी उनके पूर्वज के नाम पर। हम उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य कर लेंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ईज ऑफ लिविंग के लिए 52,77,000 गरीबों को एक आवास मिल जाए। ये जो बनटांगिया है, मुसहर है, चेरो है, थारू है, सहरिया है, कोल है, आखिर क्या इनको मकान नहीं मिलने चाहिए थे 17 के पहले? क्या इनकी कोई जाति नहीं थी क्या? इनकी भी तो जाति थी, लेकिन इनको नहीं सुविधा मिलती थी, इनको नहीं मिलती थी सुविधा।
क्योंकि सुविधा तो समाजवादी पार्टी के कैडर को मिलती थी। बड़ी हवेली है, उसी हवेली में महोदय मुझे याद है मार्च 17 में सरकार बनी थी, लेकिन दिसंबर 16 और जनवरी 17 में मैं एक आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था, वो था भूख से हो रही मौत के खिलाफ अभियान। कुशीनगर, सोनभद्र, चित्रकूट में मुझे जाने का अवसर मिला था। भूख से मौतें हो रही थी। कुशीनगर के जब मुसहर परिवारों से मैं मिला, मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी, क्योंकि मैंने वहां उन लोगों के लिए एक बार कार्ड बनवाए थे, अभियान चला के, आंदोलन करके। मैं सांसद नहीं था वहां का, लेकिन मैं जाता था। भूख से मौत होती थी, मैं जाता था, सहायता लेकर के भी जाता था और प्रशासन को भी बाध्य करता था सहायता करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कभी आप लोगों को तो जो है ये सुविधा कार्ड उपलब्ध कराया गया था। कहा साहब, इस सामने एक बड़ी हवेली थी समाजवादी पार्टी के नेता की। कहा साहब, इन्होंने वो कार्ड ले लिया, हमें राशन नहीं मिलता है, घर में कुछ भी नहीं, एक दाना नहीं, भूख से मौतें हुई थी। ये लोग बात करते हैं इसकी, जाति के नाम पे मूल मुद्दे से भटकाना चाहते हैं लोग। क्या उस गरीब जो भूख से मर रहा किसान था, अन्नदाता किसान था, आत्महत्या कर रहा था, क्या उसकी कोई जाति, किसान की कोई जाति होती है? गरीब की कोई जाति होती है? वंचित की कोई जाति होती है? लेकिन ये बहकाने का कार्य कर रहे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे से ध्यान हटाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की छवि जो आज नई उभर करके आई है, सुरक्षा की, विकास की, उस मुद्दे से ध्यान हटाने का काम कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो कार्य प्रारंभ किया, वह हर व्यक्ति उसकी सराहना कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग लेन देन का काम, और कुछ बहनें तो इतना अच्छा काम इस मामले में कर रही हैं, वह अद्भुत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी सराहना की। प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन के बारे में मैंने पहले कहा, हर घर नल योजना 2024 तक हम प्रदेश के अंदर हर गांव, हर घर तक उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में पीएम स्वामित्व योजना, आखिर ये 17 के पहले भी हो सकता था। 50 लाख परिवारों को हम, जहां पे उसका घर है गांव में, उस गरीब को उसका मालिकाना अधिकार दे चुके हैं, घरौनी उपलब्ध करा चुके हैं 50 लाख परिवारों को। सत्रह के पहले क्यों नहीं मिला? क्या ये 50 लाख परिवारों की कोई जाति नहीं थी क्या? इनको भी तो देना चाहिए था, लेकिन इनके लिए नहीं जाती है। ये लोग उनके लिए नहीं थी। कृषक दुर्घटना बीमा योजना, इसमें पहले केवल मूल किसान जिसके नाम पर खेती है उसी को इस दुर्घटना योजना के अंतर्गत धनराशि मिल पाती थी, शेष नहीं मिल पाती थी। हमने इसके दायरे को बढ़ाया है, बटाईदार को भी इसमें शामिल किया है, किसान के पुत्र और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी शामिल किया। अगर किसी आपदा के शिकार होते हैं तो सरकार उस परिवार को, दुर्भाग्य से ऐसी कोई घटना न घटित हो, लेकिन अगर कोई घटना होती है तो हमने कहा 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था, इसके लिए व्यवस्था बजट में की गई है, और यह उन परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी हम लोग इसके माध्यम से कर रहे हैं। महोदय, इसके अलावा प्रदेश के अंदर आवास और शहरी, यानी प्रदेश के अंदर रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच में प्रारंभ होने जा रही है। मेट्रो, आज प्रदेश के अंदर मेट्रो का संचालन युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आज लखनऊ में मेट्रो का काम, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर, 5 सिटी हमारी मेट्रो से जुड़ चुकी है। आगरा में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है दिसंबर 2023 तक हम इस कार्य को पूरा कर लें, और ये कार्य आगे बढ़ाने का कार्य, ये कार्य तेजी के साथ होगा। इससे पहले अन्य शहरों में भी मेट्रो या रोपवे के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। ग्रामीण विकास सेक्टर में नीति आयोग ने जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किए थे, देश के अंदर 112 जनपद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित हुए थे। महोदय,
ये वे जनपद हैं जिन जनपदों में विकास पिछड़ गया था, वे कोसों दूर थे। उन जनपदों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना था। 8 जनपद, उन 112 देश के 112 जनपदों में से 8 यूपी के थे, जिसमें सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट और फतेहपुर, 8 जनपद थे। इन 8 जनपदों में विकास की जो 5 पैरामीटर उन्होंने तय किए थे, 75 इंडिकेटर्स के साथ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सभी में ये जनपद पिछड़ गए थे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आज जब इसकी रैंकिंग आती है, टॉप 10 जनपद देश के अंदर ऐसे जिन जनपदों ने विकास किया है, विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़े हैं, टॉप 10 में 5 उत्तर प्रदेश के 5 शीर्ष जनपदों में उत्तर प्रदेश के 5 जनपद हैं, और टॉप 20 में यूपी के सभी 8 जनपद आते हैं। ये उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा है, और बजट में इस बार हम लोगों ने प्रावधान किया है कि एस्पिरेशनल जनपद डिस्ट्रिक्ट की तर्ज पर एस्पिरेशनल ब्लॉक लेंगे। 100 विकासखंड चयनित हुए हैं, उन पर हमारा कार्य चल रहा है, वही इंडिकेटर तय कर दिए गए हैं, और लगातार एक सीएम फेलो भी वहां इन कार्यों की निगरानी करके सारे डाटा यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। हम नगरीय क्षेत्र में भी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में आज अवस्थापना सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं में भारी विकास हुआ, ईज ऑफ लिविंग आसान हुआ है। स्मार्ट सिटी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम हुआ है। ये स्मार्ट सिटी के लिए ICCC का जो निर्माण हुआ है, आज न केवल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बल्कि सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को भी पूरा कर रहा है। लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की 17 के पहले की तुलना में ज्यादा सुंदर और स्वच्छ दिखती है। उत्तर प्रदेश में कोई भी आता है आज के दिन पे कहता है सब उत्तर प्रदेश तो बदल गया है, हम आए थे बहुत साफ है। ये मैसेज अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, और राज्य सरकार ने तय किया है कि हम लोग एस्पिरेशनल विकास खंड की तर्ज पर जो हम लोगों ने नए नगर निकाय बनाए हैं, उन नए नगर निकायों को भी हम 100 ऐसे नगर निकायों को उन्हीं पैरामीटर पर चिन्हित करेंगे जो नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए तय किए थे। उन नगर निकायों को भी हम एस्पिरेशनल नगर निकाय के रूप में चिन्हित करते हुए फिर उनके एक व्यवस्थित विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, और यह भी प्रदेश के अंदर एक कार्य भी आगे बढ़ने जा रहा है। इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये प्रदेश की इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा। नई न्यू सिटी के निर्माण के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें आवास विकास को इस बात के लिए वो किया गया है कि वह विकास प्राधिकरण या आवास विकास के माध्यम से न्यू सिटी के निर्माण के लिए आधा पैसा राज्य सरकार देगी, आधा पैसा वे अपने स्रोत से देंगे, या जिन सिटी का विस्तार हुआ है उनके बारे में अवस्थापना सुविधाओं और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस पर तेजी के साथ आगे कार्य हो रहा है। महोदय, यूपी की कानून व्यवस्था जो विविध सेक्टर थी, इसमें कानून व्यवस्था के बारे में, या पहले मैं इसमें आता हूं अपने पर्यटन और टूरिज्म के उसमें आता हूं। पर्यटन और टूरिज्म के उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा विकास हुआ है। आज काशी में जाएंगे, काशी विश्वनाथ धाम आपको देखने को मिलेगा। आज आप कुशीनगर में आप जाएंगे, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थली, वहां पर लोग आकर के अभिभूत होते हैं। आज आप अयोध्या में आएंगे और व्यक्ति अयोध्या के प्रति आकर्षित है। अयोध्या को सरकार सोलर सिटी के रूप में विकसित करने जा रही है, बजट का प्रावधान किया गया है। मां विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर में आप जाएंगे, और इस बार तो उन सभी, क्योंकि हमारा मानना है कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे अधिक
रोजगार सृजन का जो माध्यम हमारे लिए बन सकता है। उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और ये कार्यक्रम तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन का काम भी इसके माध्यम से होगा, राजस्व में वृद्धि भी होगी। प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 25 में कुंभ है, अभी से व्यवस्था 22-23 में 600 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की गई थी। इस बार 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इस बार के बजट में, इस बजट में की गई है। साथ साथ प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के लिए भी सभी विधानसभा सीटों पर यह कार्य हो सके, इनके लिए हर एक धर्मस्थल को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर अलग अलग सर्किट को विकसित करने की कार्रवाई चल रही है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज, बहराइच में महाराज सुहेलदेव, लालापुर में महर्षि वाल्मीकि, राजापुर में संत तुलसीदास जी के, इन सभी, वाराणसी में संत रविदास जी की जन्मस्थली, और इन सभी पूज्य संतों के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के कार्यक्रमों को राज्य सरकार ने अपने पर्यटन और संस्कृति के हिस्से का पार्ट बनाया है और उसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे इसमें दी गई हैं। शक्तिपीठ मां शाकंभरी के लिए भी पैसे की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। बौद्ध परिपथ के लिए, बुंदेलखंड के लिए, बुंदेलखंड के सभी किलों को, पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के लिए, सुख तीर्थ के लिए, नैमिषारण्य के लिए, प्रयागराज में कुंभ के अतिरिक्त कार्यों के लिए भी धनराशि की व्यवस्था पर्यटन विभाग के मद में करने का प्रयास किया गया है। अयोध्या, चित्रकूट और प्रयागराज में भजन संध्या स्थल के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और सीतापुर का नैमिषारण्य, यह भारत की अतीत के साथ हमें जोड़ता है। वेद विज्ञान का एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे स्थापित होगा, इसके लिए भी व्यवस्था बजट में की गई है। तो हम अतीत और वर्तमान दोनों को जोड़ते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और महोदय, मैनपुरी में भी हम लोग एक संग्रहालय बनाने जा रहे हैं। मैनपुरी में संग्रहालय का अपना महत्व होगा और उसमें भी हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, वहां भी है, बलिया भी है, बलिया भी इसके साथ जुड़ेगा। तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने याद दिला दिया है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना तो इसी के साथ जुड़ती है, इसी के साथ जुड़ती है और उसमें आपके प्रस्ताव, हर एक मान्य सदस्य के प्रस्ताव लेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग इसमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। महोदय, ये सब कार्य इसलिए संभव हो पा रहे हैं क्योंकि हमने प्रदेश की रेवेन्यू को बढ़ाया है। और रेवेन्यू किस हद तक बढ़ा है? कई ज्यादा बढ़ा है। मैं पहले बता चुका हूं कि क्या होता था प्रदेश में। ये जो पैसा, जो लीकेजेस थे, कहां जाता था? इसी से कोई होटल बना रहा है इंग्लैंड में और कोई ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीद रहा है। यही पैसा है, राज्य का पैसा है, राज्य की जनता का पैसा है। लेकिन हमने बजट को दोगुना करने में और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने में इस धनराशि का उपयोग किया है। और यह एक, कर चोरी रोकने, लीकेजेज पर प्रभावी अंकुश लगाने और प्रदेश के अंदर वित्तीय प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। FRBM क्या जो एक्ट है, उस एक्ट के अंतर्गत जो सीमा थी, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है और प्रदेश लगातार इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। आज भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो व्यवस्था की है, इसमें 1,37,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है, जो प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराएगा, उसके लिए इतनी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। इसके अलावा महोदय, प्रदेश के अंदर अगर मैं बैंकों के व्यवसाय की बात करूं, 2012 से 17 के बीच 12,69,000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा हुआ था, यानी 12,80,000 मान सकता हूं मैं। लेकिन 17 से 22 के बीच में यह पैसा जमा हुआ है 22,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंकों में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश वासियों ने जमा की।
और सीडी रेशियो जो प्रदेश के अंदर मिलने वाला ऋण रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने का होता है, 17 तक केवल 46% था, आज ये बढ़कर के 55% हो रहा है। इसका मतलब बैंकों का पैसा जो उत्तर प्रदेश वासी उत्तर प्रदेश में जमा करते हैं उसमें से 55% पैसा उत्तर प्रदेश के अंदर ही वितरित हो रहा है, उत्तर प्रदेश के विकास में खर्च हो रहा है। ये एक सही दिशा में चलने वाला है। हमारा प्रयास है हम इसको 60-65% तक पहुंचाएं। यह एक कार्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। 12 से 17 के बीच में प्राथमिक सेक्टर में कुल 5,20,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित हुआ था और 17 से 22 के बीच में हम इसे 9,52,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का काम किए हैं। यह प्रदेश के अंदर जो एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है और आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। इससे पहले क्या होता था, पहले फुर्सत हो ना तो इस पे कोई कार्य करेगा, और इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 वर्ष में केवल 1234 करोड़ रुपए सफाई महोत्सव में खर्च किए थे। सफाई महोत्सव के नाम पे, प्रदेश के लिए नहीं, उन्हें विकास से मतलब नहीं था। और परिणाम यही था कि उस समय के समाचार पत्रों में भी इस प्रकार की बड़ी बड़ी हेडिंग आती थी। उस समय उनके द्वारा जो कहा जाता था, जिस प्रकार की स्थितियां थी उस समय भी ये है 17 जनवरी 2015 का, विकास के हर मोर्चे पर पिछड़ा यूपी। इंडस्ट्री की विकास दर पिछले साल से कम, सबसे बेहतर स्थिति में सर्विस सेक्टर लेकिन फिर भी कम। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति हुआ करती थी। कृषि क्षेत्र को सबसे तगड़ा झटका, 3.7 से घटेगी विकास दर। ये हमारी विकास दर को पूछ रहे थे। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। और उस समय के विशेषज्ञ कहते थे कि रोकने होगी कृषि क्षेत्र की बदहाली। आज किसान आत्महत्या कर रहा था, प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। 15 का ही है शर्मनाक, लखनऊ देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार, ये उत्तर प्रदेश के अंदर थी। बीआरजीएफ घोटाला 15, लुटता रहा सरकारी पैसा, किसी ने देखा नहीं। और खैर शिक्षा के बारे में समाजवादियों से बोलना तो बेकार ही है। खुदकशी पर सियासत यानी बदहाल किसान 2015, ये लोग चर्चा कर रहे हैं। यूपीएससी की परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। 2014 में सूखा 490 करोड़ मिले पर बंटे नहीं। ये है मई 2015 की। ये प्रदेश के अंदर यही होता था। लुट रहा सब कुछ, मिल रहा सिर्फ आश्वासन। यह है प्रदेश की 2015 की तस्वीर। प्रदेश में 35 और किसानों की मौत, ये समाचार हुआ करते थे 2017 के पहले। पूरा सूबा तो छोड़िए, महज 28 किलोमीटर दूर भी नहीं पहुंची मदद। और तत्कालीन सीएम ने स्वीकार किया था, महोदय, कि किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये उस समय समाजवादी पार्टी सरकार ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया था कि हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज प्रदेश हर एक सेक्टर में आगे बढ़ा है। कानून व्यवस्था के सेक्टर में 17 के पहले क्या था, यूपी में बेबस मुख्यमंत्री, हर भर्ती बदनाम हुई थी। पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ाते थे। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। कहां कहां नहीं घटना हुई थी। 700 से अधिक दंगे हुए थे। कोई आना नहीं चाहता था उत्तर प्रदेश में।
लगातार प्रदेश के अंदर उपद्रव और आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है महोदय, अगर 16 की तुलना में मैं एनसीआरबी के डाटा को यहां पे प्रस्तुत करूं तो अपराध में 80 डकैती के अपराध में 80.31% कम हुए हैं, लूट की घटनाओं में 61.51%, हत्या में 32.45%, बलवा में 51.65%, फिरौती में 43.18%, बलात्कार में 21.75% की कमी आई है। पुलिस भर्ती में महिलाओं का 20% स्थान दिए गए हैं। 3 महिला पीएसी बटालियन और इसमें वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर 3 महिला बटालियन की स्थापना प्रदेश के अंदर चल रही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ, एसडीआरएफ 3 पुरुष पीएससी बटालियन की नया गठन किया गया है। 54 कंपनियां पीएससी की पिछली सरकारों ने समाप्त कर दिया था, उनका भी पुनर्गठन किया गया है। और प्रदेश के अंदर अब तक 1,60,000 से अधिक हम लोग पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की कार्रवाई सफलतापूर्वक संपन्न कर चुके हैं। ये प्रदेश के अंदर हुआ है। प्रदेश के अंदर पुलिस बजट में भी वृद्धि की गई। 16-17 में की तुलना में अगर हम देखेंगे तो 21-22 में यह बढ़कर के 30,203 करोड़ हुआ है। आवासीय और अवस्थापना सुविधाओं के लिए भी प्रदेश के अंदर हर एक पुलिस लाइन में, हर एक थाना में, हर एक चौकी में पुलिस के लिए अच्छे बैरक बनाए जा रहे हैं। और ये डबल इंजन सरकार का ही परसेप्शन है। आज प्रदेश दंगा मुक्त भी हुआ है, निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। पुलिस रिफॉर्म का परिणाम है 7 पुलिस कमिश्नरेट वर्तमान में प्रदेश के अंदर काम कर रही है। और प्रदेश के अंदर आज साइबर क्राइम को प्रभावी नियंत्रण करते हुए हर रेंज में साइबर थाने की स्थापना, एफएसएल लैब्स की स्थापना और लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी इस दिशा में हुआ है। और जेल मैनुअल में व्यापक सुधार हुए हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन करने का एक अधिनियम भी पारित किया है। इसमें इसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में ला करके इसमें प्रभावी कार्रवाई भी की जा रही है। और प्रदेश के अंदर कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नाम पर स्टेट ऑफ आर्ट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना मेरठ में की जा रही है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। धनराशि की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के अंदर अन्य प्रदेश को एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। लेकिन ये तब हो पाया है जब अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है, एक सही नियत से काम कर रही है। महोदय, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था? अपराधी तो सत्ता के सरपरस्त थे ही, देशद्रोही आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस ले जाते थे। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बिजनौर, कानपुर, रामपुर, बाराबंकी के जो आतंकी हमले हुए थे, उन अपराधियों, उन आतंकियों के मुकदमों को, जिनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत, हत्या, पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत गंभीर धाराओं में मुकदमे लंबित थे, उनके मुकदमों को वापस करने का दुस्साहस भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। और महोदय, मुझे यानी उस समय न्यायालय ने किस प्रकार की टिप्पणी की थी? उन्होंने, माननीय उच्च न्यायालय ने को एक टिप्पणी करनी पड़ी थी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रिकॉर्ड मांगे जाने पर उसको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया और न्यायालय को निर्णय लेना पड़ा। उस समय उन्होंने निर्णय भी लिया था, लेकिन न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की थी कि आज आप आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हैं, कल इन्हें पद्म पुरस्कार देने का काम भी करोगे, ये भी बोला था उस समय।
यानी ये 2017 के पहले इसी उत्तर प्रदेश में होती थी। आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं एक वक्तव्य देख रहा था, कल समाजवादी पार्टी के नेता ने एक वक्तव्य दिया था, और वक्तव्य दिया था कि सीएम ने या डिप्टी सीएम ने अपने मुकदमे वापस लिए। महोदय, पिछले 6 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री ने या डिप्टी सीएम ने कोई मुकदमा अपना वापस नहीं लिया, कोई मुकदमा वापस नहीं लिया। लेकिन ये सच है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पर लगे हुए मुकदमों को 2016 में अपने साइन से वापस लेने का काम किया था। ये दूसरों को उपदेश देते हैं। ये मुकदमा वापस कैसे हुआ, हमें तो आश्चर्य होता है, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा दायर किया गया मुकदमा था। ये वापस हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के उसमें इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बगैर नहीं हो सकता है। लेकिन इन्होंने ये मुकदमा वापस स्वयं लिया था। ये दूसरों को उपदेश देते हैं और आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। और इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, आज उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, ये सुरक्षा का बेहतर वातावरण, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति, अपराधियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसका परिणाम है। टीम वर्क का परिणाम है। उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक की दुआ आराधने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन का परिणाम है। उत्तर प्रदेश आज एक सही दिशा में, सही ट्रैक पर आगे बढ़ चुका है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और उत्तर प्रदेश को भारत के अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए यह बजट सदन में प्रस्तुत किया गया। और मैं पूरे सदन से यह अनुरोध करूंगा कि नेक नियत से जब कार्य होता है, टीम वर्क के सब कोई कार्य होते हैं, परिणाम भी सामने आएंगे। उसी परिणाम को सामने देने के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। और सभी लोग, खिलाड़ियों के लिए भी काम हुआ है। हर जिले में खेल का मैदान हो रहा है, बन रहा है। हर जिले में खेल का मैदान, खिलाड़ियों में लगभग 600 खिलाड़ियों को हम बहुत शीघ्र नौकरी देने जा रहे हैं। ललित उपाध्याय को डिप्टी एसपी का दे दिया जा चुका है। एक यादव लड़का है, उसको हमने नायब तहसीलदार की नियुक्ति का पत्र दे दिया है। हमने जाति देख करके नहीं दिया, उसके स्किल को देख करके, उसके हुनर को देख करके, उसकी क्षमता को देख करके वो नियुक्ति पत्र दिया है। लगभग 600 के आसपास खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र बहुत शीघ्र देने जा रहे हैं। हर स्तर पर और पदक हर खिलाड़ी के लिए प्रोत्साहन दिया गया। हर जिले में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारी मेरठ में बन रही है। स्पोर्ट्स आइटम का सबसे बड़ा केंद्र मेरठ है, उसको हमने प्रोत्साहित करने का काम किया है। हर जिले में स्टेडियम, हर विकासखंड स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने की कार्रवाई, हर गांव में खेल का एक मैदान, ओपन जिम का निर्माण, ये उसी क्रम का खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, ये उसी का परिणाम है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से आगे बढ़ रहा है। और मैं आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी पक्ष को वंचित नहीं रखेगी शासन की योजनाओं से। हर एक पक्ष को, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, यह देश राम राज्य की अवधारणा को साकार कर रहा है जब प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबके विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं। इस सबका साथ, सबके विकास का मंत्र ही राम राज्य की अवधारणा है और उत्तर प्रदेश इसका अक्षरशः पालन करेगा। इसी मंत्र को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा और इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। हम मकान देते हैं सबको, किसी की जाति, मत और मजहब नहीं देखते। शौचालय दिया सबको, किसी की जाति, मत और मजहब नहीं देखा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस का कनेक्शन दे रहे हैं।
1,74,00,000 लोगों को उपलब्ध कराया जा चुका है और आने वाले समय में दीपावली और होली पर फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध होंगे। इसके लिए बजट का प्रावधान भी बजट में कर दिया गया है। 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट का प्रावधान ये उसी भाव के साथ किया जा रहा है, हर तबके के लिए। भेदभाव किसी के साथ नहीं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, लेकिन उच्छृंखलता या फिर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ यह भी कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्य हो रहा है वह उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाएगा। मैं इस माननीय सदन से, उच्च सदन से इस बात का अपील करूंगा कि इस बजट को सर्वसम्मति से पास करते हुए उत्तर प्रदेश की जन भावनाओं के अनुरूप हम उत्तर प्रदेश को बना सकें, इस विश्वास के साथ मैं सभापति जी आपको मुझे अवसर देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं।